इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम जानेंगे कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है और किस तरीके से बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करती है जब हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें। बॉन्ड लेंथ क्या है फ्रेंड्स? आइए डेफिनेशन को देखते हैं। The distance between the nuclei of the two atoms bonded through a covalent bond is called bond length. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम में 2 एटम्स ड्रा हुए हैं। ये दोनों एटम्स के दरमियान अगर आप देखें तो एक एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है, जिसे एक एरो से डिनोट किया गया है, फ्रेंड्स, यही दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड और द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। याद रखें कि जब कभी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो जो एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं उसे ब्रेक करने के लिए, तो हमारे पास वो एनर्जी जो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या फिर जब कभी बॉन्ड एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, मींस बॉन्ड बनता है, तो उस दौरान बॉन्ड के बनने के दौरान हमेशा एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। उस बॉन्ड के बनने की वजह से एनर्जी वहाँ से निकलेगी, तो जो एनर्जी इस केस में रिलीज होगी तो वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अगेन रिपीट करती हूँ कि जब कभी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड को, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे भी बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। और जब कभी फॉर्मेशन होती है 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड की, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है? याद रखें कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब कभी दो फैक्टर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस कि एक बढ़ेगा तो दूसरा डेफिनेटली कम होगा। यहाँ अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो याद रखें कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के साथ हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है। और जब कभी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इस केस में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब? फ्रेंड्स, हमने ये मालूम करना है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। क्या ये बॉन्ड वीक है या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? फ्रेंड्स, तो कैसे हम मालूम करेंगे किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ? चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज होती जाती है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो बॉन्ड वीक बॉन्ड बनता जाता है। ठीक है। और वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, मींस अट्रैक्शन यहाँ पर कम मौजूद है। यही वजह है कि ये बॉन्ड वीक बॉन्ड बनेगा और आसानी से टूट सकेगा। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, तो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम होने का क्या मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ उनकी अट्रैक्शन बढ़ गई है, वो करीब आ गए हैं न्यूक्लियस के। यही वजह है कि अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मींस अगर एक बढ़ेगा तो साथ दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर एक इंक्रीज होगा फैक्टर तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी, मैंने लिखा है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ।
मीन्स हमारे पास बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी, याद रखें बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है, और बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। वो फैक्टर्स कुछ ये हैं: साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर इफेक्ट करते हैं। चलिए इन्हें स्टडी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हमारे पास बॉन्डेड एटम्स का साइज बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास साइज के बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको 2 एटम्स को शो किया है डायग्राम में। इन दोनों के दरमियान की जो रेडियस का डिस्टेंस है, इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एटम का साइज बढ़ेगा, तो एज अ रिजल्ट ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी? हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की। मीन्स कि हमारे पास अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, तो याद करें इस केस में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और वो बॉन्ड जो होगा वो वीक बॉन्ड होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, डेफिनेटली हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी और साथ ही वो बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड कहलाएगा। फ्रेंड्स, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन जो है इसमें इसका साइज जो होगा स्मॉल होगा। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन जो हैं यहाँ पर आपस में ओवरलैप करेंगे और जब हम इनकी बॉन्ड लेंथ मालूम करेंगे, तो यहाँ पर R1 जो है फर्स्ट हाइड्रोजन की हमारे पास आ गया रेडियस, जबकि R2 जो है सेकंड हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है। इन दोनों को सम अप करेंगे तो बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ याद रखें कि बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसके साथ साथ हमारे पास बॉन्ड एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी इसको ब्रेक करने के लिए, और यहाँ बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ बॉन्ड लेंथ मालूम करनी है, तो दोनों जो R1 जो है फर्स्ट कार्बन एटम का हमारे पास एटॉमिक रेडियस है और R2 सेकंड कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास साइज आएगा एटम का वो हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा होगा। फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि जैसे जैसे साइज एटम का बड़ा होता जाता है मींस वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्ड लेंथ को देखें तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ को हम कैसे मालूम करेंगे? फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है कार्बन का वो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 77 पिकोमीटर। ठीक है, और हमने मालूम करना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी। बॉन्ड लेंथ हमने R1 प्लस R2 मीन्स दोनों कार्बन के जो एटॉमिक रेडियस हैं जब इसको ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर हम ऐड करते हैं और बॉन्ड लेंथ को मालूम करते हैं, तो 77 पिकोमीटर फर्स्ट जो है कार्बन एटम उसका एटॉमिक रेडियस है प्लस 77 पिकोमीटर सेकंड कार्बन का एटॉमिक रेडियस है। दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 154 पिकोमीटर, जो कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ आएगी इस कार्बन के मॉलिक्यूल की।
फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की थी, तो वहाँ पर साइज जो था हाइड्रोजन एटम का स्मॉल था। यही वजह है कि वहाँ पर हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो थी वो कम थी एज कंपेयर टू कार्बन के मुकाबले में, क्योंकि कार्बन का एटम बड़ा होता है। यही वजह है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। कंपैरिजन करते हैं अगर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे ही साइज इंक्रीज होता गया बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो कम रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ये बॉन्ड जो होगा थोड़ा वीक बॉन्ड होगा। बॉन्ड बिटवीन अनआइडेंटिकल एटम्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिकल एटम्स में हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी और साथ ही बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, जैसे कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन में डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो डिसिमिलर एटम्स होंगे तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास टू डिसिमिलर एटम्स होते हैं तो इस केस में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दूसरे के मुकाबले में। एज अ रिजल्ट हमारे पास इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे उन एटम्स में, या हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी फ्रेंड्स, हम जानते हैं तो बॉन्ड एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी और अब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन द एक्सपेक्टेड, मीन्स जो हमारे पास जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ होगी वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कैलकुलेट करके उसके मुकाबले में कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी हम तमाम एग्जांपल्स को लेते हुए इसको समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हमारे पास एक्सपेक्टेड के मुकाबले में कम होगी और क्यों कम होगी। इसी को जानने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं अनआइडेंटिकल एटम्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की यहाँ पर हम एग्जांपल्स को लेते हुए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो अलग अलग एटम्स हैं, और हम जानते हैं कि जब कभी दो डिसिमिलर एटम्स या अनआइडेंटिकल एटम्स होते हैं और उनके दरमियान शेयरिंग हो रही होती है तो डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस मौजूद होने की वजह से पार्शियल चार्जेस आएंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, वो फ्लोरीन है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही फ्रेंड्स ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एटम अपनी तरफ ज़्यादा पुल करे, खींचे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा कुव्वत है, वो ज़्यादा बहादुर है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींचेगा। एज अ रिजल्ट जो जिसमें ज़्यादा ताकत होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, याद रखिए। जबकि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम है, या हम कहते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्शियल चार्जेस आ गए एटम्स पे, तो क्या होगा, हमने कहा कि फ्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। तो एज अ रिजल्ट याद रखें फ्रेंड्स, अनआइडेंटिकल एटम्स के केस में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ के शॉर्ट होने का रिजल्ट क्या होगा कि अगर आप यहाँ देखें फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी जो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई तो वो हमारे पास 107.7 पिकोमीटर है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो वो हमारे पास 91.7 पिकोमीटर है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर वो कम है एज कंपेयर टू जो कैलकुलेट की गई।
क्यों कम है? तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींचा, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। यही वजह है कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ के मुकाबले में। किस केस में? फ्रेंड्स याद रखें कि ये अनआइडेंटिकल एटम्स के केस में ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। अगेन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और उसके ऊपर इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। अगेन आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है, जबकि हमारे पास एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो मैंने आपको बताई है वो 127 पिकोमीटर है। अगेन आप देखें यहाँ पर कि बॉन्ड लेंथ एक्चुअल जो है वो कम है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ के मुकाबले में। थर्ड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगेन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेटेड देखिए 151 पिकोमीटर है, जबकि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ उससे कम है, दैट इज इक्वल टू 141 पिकोमीटर। फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड की। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जबकि आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, यानी पार्शियल चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ इसकी हमने कैलकुलेट की वो 171 पिकोमीटर है, जबकि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इससे कम है, दैट इज इक्वल टू 161 पिकोमीटर। यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता है तो याद रखें वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ कहीं एटम्स के दरमियान मौजूद होता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि उसमें पार्शियल चार्जेस आने की वजह से पोल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर अनआइडेंटिकल एटम्स होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और हम जानते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, वो करीब हो जाते हैं, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा और उसे तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड ऑन बॉन्ड लेंथ। यहाँ हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का उसके ऊपर क्या असर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम जानते हैं कि जब कभी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड में हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 154 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो गई और अब हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और भी कम हो गई और यहाँ बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होगा तो उसी तरीके से हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो डिक्रीज होती जा रही है। अगेन क्यों डिक्रीज होती जा रही है बॉन्ड लेंथ? फ्रेंड्स हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज क्यों हो रही है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो
एज अ कंपेयर टू इसके कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इस शेयरिंग में, तो उसके मुकाबले में सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में यहाँ जो शेयरिंग है अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। मीन्स जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी हमारे पास बॉन्ड की बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हम जानते हैं डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। याद रखें कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी शेयरिंग में, उतना ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। Effect of type of hybridization on bond length, bond energy and bond strength. फ्रेंड्स, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स, तो उन हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स का हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर होता है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। याद रखें कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास जो न्यूक्लियस के साथ ऑर्बिटल का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और हम जानते हैं कि जब कभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास 25% s करेक्टर है। सेकेंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33.3% s करेक्टर मौजूद होता है। थर्ड, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर मौजूद होता है। यहाँ नोट करें तो सबसे ज़्यादा इन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर हमारे पास ज़्यादा मौजूद है sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। यही वजह है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल का साइज जो है, s ऑर्बिटल जैसे ही बढ़ता है 50% s करेक्टर हो जाता है, तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। यही वजह है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होगी, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में, तो हम जानते हैं कि अल्काइंस जो हैं वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पर 50% s करेक्टर मौजूद होने की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ जो होगी सबसे शॉर्ट होगी और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सेकेंड, अल्कीन में हम जानते हैं कि 33.3% s करेक्टर है। यही वजह है कि यहाँ पर कंपेरेटिवली टू sp हाइब्रिडाइजेशन के यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। यही वजह है कि इसे थोड़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज़ कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। थर्ड है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ हमने एग्जांपल अल्केन्स की ली, तो यहाँ s करेक्टर जो है वो हमारे पास 25% है, सबसे कम s करेक्टर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। यही वजह है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अगर आप कार्बन कार्बन के दरमियान देखें तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास अल्केन्स में होती है। यही वजह है कि इनका ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होंगे, सबसे वीक बॉन्ड होंगे, और इन्हें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ तक हमने क्या जाना, चलें इसे डिस्कस करते हैं।
इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि साइज जैसे ही बॉन्डेड एटम का इंक्रीज होता जाता है आइडेंटिकल एटम्स के केस में, तो वहाँ पर हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो होती है इंक्रीज होती जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है और वो बॉन्ड वीक बॉन्ड कहलाता है। जबकि अनआइडेंटिकल एटम्स के केस में जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और उसके साथ ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका होता है। थर्ड, हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर बढ़ता जाता है, तो एस करेक्टर के बढ़ने की वजह से वहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और अब ये बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यही वजह होती है कि इसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें डिजिटल केमिस्ट्री को, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।